अब जब पिछले 5 साल के कुछ आंकड़े लोगों के सर्वे या उस तरह की पड़ताल में निकल करके आए तो पता चला कि 5,000 करोड़ रुपया तो केवल बीजेपी को मिला है और बाकी लोगों को मिला करके कांग्रेस और टीएमसी मिला करके कुछ दूसरे या तीसरे नंबर पर ये लोग हैं। अब अगर जनता का पैसा है और जनता को पता चलना चाहिए, यह टिप्पणी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और इसलिए उसको बैन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बात का जवाब पहले सरकार को देना होगा अगर वो इस फैसले के खिलाफ जाती है कि भाई अब जनता का फैसला है तो जनता का पैसा जनता को कैसे पता चले। हमें याद है कि पीएम केयर फंड बना कोविड के समय और उसको भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। एक तो ये बहुत दीगर बात है, देश के लोग पता नहीं 5 किलो अनाज और मंदिर और इस सब से कितना ऊपर उठ के इन मुद्दों को समझेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड में आप पैसा देंगे लेकिन वो आरटीआई के दायरे से बाहर होगी और आरटीआई खुद एक कमज़ोर कर दिया गया एक्ट है। उसमें पहले बहुत पाबंदी थी कि आपको सूचना मिल जाएगी, अब तो सूचना भी नहीं मिल रही। कीले मतलब सोचिए ना, लाल आँख चीन को दिखानी थी, लाल आँख किसानों को दिखा रहे हैं। लाल कारपेट बिछाते हैं अडानी के लिए और वो तो ट्विटर पर सब चल रहा है ना कि कीलें बिछा रहे हैं वो, और जैसे किसान दिल्ली आ रहे थे जिले इलाही निकल गए विदेश में। इस सब का जवाब कम से कम लोगों के जहन में तो पैदा हो रहा है कि देना तो चाहिए। आप उनकी मांग पर अपनी बात रखिए। जैसे बार बार मीटिंग हो रही है, मीटिंग में वो मामला बन नहीं रहा है, लखीमपुर खीरी के कोई आरोपी दोषी साबित नहीं हुए। आंदोलन पिछली बार की तुलना में निश्चित रूप से कमजोर है और मुझे लग रहा है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी वो अभी फिलहाल दिख नहीं रही इसकी वजह से, लेकिन सरकार का जुल्म और ज्यादती की तैयारी कई गुना ज्यादा दिख रही है। बीजेपी राजनीति कैसे करती है? एजेंडा आरएसएस का लागू होगा तो आरएसएस का एजेंडा लागू होने से उनका कोर वोटर हमेशा कंसोलिडेट रहता है। मंदिर बनेगा, मुसलमानों को टाइट किया जाएगा, कश्मीर का सवाल होगा, यही सब चलेगा तो उनका कोर वोटर को लगता है कि आरएसएस का एजेंडा लागू हो रहा है। फिर रबर स्टाम्प करके वो सामने कुछ मुहरें रखते हैं, वो हर जाति के लोगों को दे रहे हैं जो और किसी के पास मौका ही नहीं। तो आज की तारीख में बाहर से देखें तो सामाजिक न्याय और पीढ़ी तो बीजेपी कर रही है, उसके अलावा सब लोग फेल हो जाएंगे। एक ये पहलू जरूर ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष के नेता के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं और जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी रूप में नाराजगी को भुनाने के लिए लोगों को ले आएगा। देश की सियासत पे कई बदलाव हो रहे हैं, राजनीतिक लिहाज से भी ये बदलाव देखे जा सकते हैं और सामाजिक लिहाज से भी कई तरह से देश के भीतर कई आंदोलन हो रहे हैं और इन आंदोलनों का प्रभाव देश की राजनीति पर किस तरह पड़ेगा। हाल में सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया उसका राजनीति पर कितना असर है और सामाजिक समीकरण किस तरह से सियासी तौर पर साधे जा रहे हैं या साधे नहीं जा रहे हैं, इसका जिक्र बार बार हो रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है बोलता हिंदुस्तान पर। सबसे पहले अगर मैं आज के जजमेंट की बात करूं, इलेक्टोरल बॉन्ड ये फैसला कैसे पढ़ेंगे आप? क्योंकि सरकार है, सरकार आपको लग रहा है इतनी जल्दी हजम कर लेगी इस फैसले को और कह देगी कि ठीक है आपने कह दिया तो हम मान रहे हैं आपका बात? अब बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार इसको हजम तो नहीं करेगी, लेकिन एक सवाल तो खड़ा हुआ है। मुझे याद है कि मरहूम अरुण जेटली सदन में खड़े होकर जब बयान दे रहे थे इसके पक्ष में, और वो कह रहे थे कि काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसी के तहत उन्होंने इसे आरटीआई से बाहर भी रखा था। अब जब पिछले 5 साल के कुछ आंकड़े लोगों के सर्वे या उस तरह की पड़ताल में निकल करके आए तो पता चला कि 5,000 करोड़ रुपया तो केवल बीजेपी को मिला है और बाकी लोगों को मिला करके कांग्रेस और टीएमसी मिला करके कुछ दूसरे या तीसरे नंबर पर ये लोग हैं। अब अगर जनता का पैसा है और जनता को पता चलना चाहिए, यह टिप्पणी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और इसलिए उसको बैन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बात का जवाब पहले सरकार को देना होगा अगर वो इस फैसले के खिलाफ जाती है कि भाई अब जनता का फैसला है तो जनता का पैसा जनता को कैसे पता चले। हमें याद है कि पीएम केयर फंड बना कोविड के समय और उसको भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। एक तो ये बहुत दीगर बात है, देश के लोग पता नहीं 5 किलो अनाज और मंदिर और इस सब से कितना ऊपर उठ के इन मुद्दों को समझेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड में
आप पैसा देंगे लेकिन वो आरटीआई के दायरे से बाहर होगी, और आरटीआई खुद एक कमज़ोर कर दिया गया एक्ट है। उसमें पहले बहुत पाबंदी थी कि आपको सूचना मिल जाएगी, अब तो सूचना भी नहीं मिल रही। तो सरकार इसे हजम करेगी, इस बात को लेकर के मुझे भी संदेह है कि वो हजम तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पक्ष में जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत गंभीर खड़ा हो गया है कि क्या इसके पीछे कोई काला धन सफ़ेद कर लिया गया, कौन लोग थे जिन्होंने इतना पैसा दिया। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कोई टिप्पणी करे, और सुप्रीम कोर्ट 10 फैसले में से 9 सरकार के पक्ष में देती है, एक आध खिलाफ दे देती है, तो हो सकता है इसको खिलाफ करके मान भी लें, लेकिन मामला बहुत संगीन है। ठीक है, सूचना का अधिकार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सूचना के अधिकार के तहत ये तमाम चीजें अगर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो सूचनाओं को दबाने का सिलसिला सोशल मीडिया पर बैन करके भी हो रहा है कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट को आप फ्रीज कर दे रहे हैं, उनको वॉश आउट कर दे रहे हैं। आंदोलन जब सड़क पर है, किसान एक बार फिर चल पड़े हैं, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि वो किसान, वो संगठन जो पिछली बार पूरे आंदोलन को खड़ा कर रहे थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, सिर्फ बयान दे रहे हैं। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, जो संगठन आंदोलन खड़ा करने वाले थे अब वो नेता बन गए हैं और किसान अब सड़क पर आए? इस बात को लेकर के किसानों में मतभेद है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और खासकर राकेश टिकैत, इनका बयान आया कि कुछ एक तरफ से लोग आ गए हैं, लेकिन अब आ गए हैं तो लौटेंगे नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। और अगर उन पे इस तरह से ड्रोन, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे किसानों के फायदे में जाएगा, दवाई पहुंचाएंगे, क्या क्या कह रहे थे, वो आंसू गैस के गोले पहुंचा रही है। इस तरह के दृश्य जब देश में आने लगे, फिर से वही दृश्य की सड़क पर कीलें, बुलडोजर, वो पूरा गार्डर खड़ा करके उसमें सीमेंट भर दिया गया है, ये दृश्य दिखा तो कम से कम उन्होंने उसका विरोध तो नहीं कर सकते। तो जितने संगठन हैं उन्होंने कहा कि भाई ये हम इनका समर्थन में हैं, और अगर इनके ऊपर इस तरह की जाती और बढ़ती है तो हम इसके पक्ष में उतर जाएंगे। लेकिन ये बात ठीक है कि पिछली बार क्या हुआ था कि मेरे हिसाब से 150 से 200 संगठन, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था, और उसके लिए बहुत मिल करके लोगों ने काम किया। सरकार को ये पता होता है, सरकार तो तमाम लोगों के गठबंधन तोड़ने के लिए क्या क्या करती है, भारत रत्न दे देती है और सब करती है, लेकिन उसके पीछे सरकार यह भी करती है कि जहाँ से एकजुटता बन रही है उनमें से किसी को डरा कर, किसी को खरीद कर, किसी को खामोश करके उसने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। किसानों ने ये तैयारी कर रखी थी कि भाई एमएसपी नहीं मिला, आपने कहा था, हम फिर आ रहे हैं। आप जो है 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, तो मांग तो आपकी है, तपस्या में कमी आपकी है, तो वो सड़क पर उतर आए हैं, विरोध आप कर नहीं सकते। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि संगठन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को तोड़ लिया जाएगा, डरा लिया जाएगा, या किसी और वजह से वो चुप होंगे। लेकिन फिर भी जो आंदोलन दिख रहा है वो इतना प्रभावशाली तो है कि वो अपना असर पैदा कर रहा है। और कीले, मतलब सोचिए ना, लाल आंख चीन को दिखानी थी, लाल आंख किसानों को दिखा रहे हैं। लाल कारपेट बिछाते हैं अडानी के लिए, और वो तो ट्विटर पर सब चल रहा है ना कि कीलें बिछा रहे हैं वो, और जैसे किसान दिल्ली आ रहे थे, जिले इलाही निकल गए विदेश में। इस सब का जवाब कम से कम लोगों के जहन में तो पैदा हो रहा है कि देना तो चाहिए। आप उनकी मांग पर अपनी बात रखिए। जैसे बार बार मीटिंग हो रही है, मीटिंग में वो मामला बन नहीं रहा है, लखीमपुर खीरी के कोई आरोपी दोषी साबित नहीं हुए। आंदोलन पिछली बार की तुलना में निश्चित रूप से कमजोर है, और मुझे लग रहा है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी वो अभी फिलहाल दिख नहीं रही इसकी वजह से। लेकिन सरकार का जुल्म और ज्यादती की तैयारी कई गुना ज्यादा दिख रही है। वो अब सोचिए ना, वो छर्रे वाले बुलेट मारा जा रहा है, ड्रोन से वो मारा जा रहा है, रात में उनको मारा जा रहा है। कल की वीडियो जो आई है, तो सरकार अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। एक तरफ भारत रत्न भी दी है, एक तरफ ये सब भी तैयारी कर चुकी है। तो एक गठजोड़ को कमजोर किया गया है, एक गठजोड़ और भी बना देश के भीतर, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पीडीए नाम दिया गया, उस गठजोड़ को भी तोड़ दिया गया। जयंत चौधरी अलग हो गए, ये कहने लगे कि मुझे अब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे में चौधरी चरण सिंह नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ 3 दिन से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, एक ट्वीट जयंत चौधरी की तरफ से नहीं है। दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण बनाने के लिए पीडीए का गठन हुआ, और इस बात का बार बार जिक्र हुआ। राज्यसभा की सीटें दे दी गई, समीकरण वहां कहीं नजर नहीं आ रहा। राजनीतिक समीकरण क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा, सामाजिक समीकरण क्या है उन राज्यसभा सीटों का वो भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर किस तरफ जा रहा है ये पीडीए? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली तारीफ तो समाजवादी पार्टी की इसलिए करनी होगी कि जब बहुत सारे लोग बिक गए, डर गए, या इधर से उधर चले गए, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन,
अखिलेश यादव, ये लोग अभी भी अपने विचार पर, अपने संविधान बचाने की लड़ाई पर कायम हैं और उसी का एक रूप है पीडीए। उन्होंने कहा कि हजारों साल से जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने की लड़ाई का नाम है पीडीए। वो समाजवादी विचार है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और उन 90% लोगों को हम उनका हक दिलाने के लिए सबको एकजुट कर रहे हैं। तो उस विचार में तो कोई कमी नहीं है और इस सैद्धांतिकी में कम से कम वो पार्टी खड़ी है। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि जो लोग पीडीए हैं, जैसे जयंत चौधरी खुद, वो तो किसान आंदोलन के व्यक्ति हैं। चौधरी चरण सिंह बार बार कहते थे कि मीडिया वाले जब मेरे खिलाफ लिखें तो मेरे लोगों समझना कि मैं तुम्हारा आदमी हूं, और जब यही मीडिया मेरी तारीफ करने लगे तो समझ जाना कि मैं बिक गया हूं। चौधरी अजीत सिंह जाते जाते बोले कि किसानों की हिफाजत रखना, इनके ऊपर खुद लाठी पड़ी। अच्छे नेता हैं, मतलब इनको जयंत चौधरी को मैं एक अच्छा नेता मानता हूं। किस बात का डर, किस बात की लालच? अब अखिलेश यादव से सीटों का झगड़ा हो सकता है, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बना, अभी तक सीटों का झगड़ा चल रहा है, ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि यहां सबके पास एक डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो वो खुल के बोल दे रहा है। बीजेपी में तो अभी कुछ भी सीट बंटवारा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का टिकट काट दिया, मुख्यमंत्री किसी और को बिठा दिया, केवल आंसू बहाए, विरोध में एक लाइन नहीं बोल पाए क्योंकि उनका राजनीति करने का तरीका बहुत अनैतिक है। वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं, यहां डेमोक्रेटिक तरीका है, तो छोटी छोटी लड़ाइयां भी दिखती हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि अगर राम मंदिर या एक अकेला शहर सब पर भारी था तो इस इंडिया अलायंस के लोगों को तोड़ने की जरूरत क्या थी? वो तो दिल्ली से एक संदेश जाता है कि नीतीश कुमार हमें नहीं चाहिए, हम बिना नीतीश कुमार के बिहार की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं, हमें जयंत चौधरी की जरूरत नहीं, वो तो पीडीए में शामिल हैं, वो अखिलेश के साथ खड़े हैं, हमें जयंत चौधरी की जरूरत नहीं। क्यों मिलाया जा रहा है? इसका मतलब वो डर रहे हैं या वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क ले। एक दूसरी बात ये हुई, इसलिए उन्होंने खरीद कर, डरा कर, लालच देकर, विपक्ष के एक नेता के पास अपने सहयोगी दलों के देने के लिए तो बहुत थोड़ी सी चीजें होती हैं। अब जैसे बीजेपी के पास 10 सीटें हैं राज्यसभा की, फिर और एमएलसी की सीटें आएंगी, उनके पास एकोमोडेट करने के तरीके हैं। अब बीजेपी राजनीति कैसे करती है? एजेंडा आरएसएस का लागू होगा तो आरएसएस का एजेंडा लागू होने से उनका कोर वोटर हमेशा कंसोलिडेट रहता है। मंदिर बनेगा, मुसलमानों को टाइट किया जाएगा, कश्मीर का सवाल होगा, यही सब चलेगा तो उनका कोर वोटर को लगता है कि आरएसएस का एजेंडा लागू हो रहा है। फिर रबर स्टाम्प करके वो सामने कुछ मुहरें रखते हैं, वो हर जाति के लोगों को दे रहे हैं जो और किसी के पास मौका नहीं। तो आज की तारीख में बाहर से देखें तो सामाजिक न्याय और पीडीए तो बीजेपी कर रही है, उसके अलावा सब लोग फेल हो जाएंगे। एक ये पहलू जरूर ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष के नेता के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं और जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी रूप में नाराजगी को भुनाने के लिए लोगों को ले आएगा। इसलिए ये आलोचना जायज है। का अनाउंसमेंट हो गया है, 16 में 12 पीडीए है, 16 में 12 लोग पीडीए हैं, लेकिन जहां नहीं है वहां लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बदली हुई समाजवादी पार्टी मुझे दिख रही है, लेकिन वो अगली बार जब भी कोई ऐसा कदम उठाएगी तो इस बात का जरूर ख्याल रखेगी कि उसके हर एक कदम में पीडीए भी दिखेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। पल्लवी पटेल की नाराजगी सीटों को लेकर हो सकती है या और चीज़ों को लेकर हो सकती है, पीडीए नहीं है ये तो दिख रहा है। लेकिन अब जैसे एक हैं, अब जैसे महिला के नाम पर उसमें जया बच्चन है, दलित के नाम पर वो है, उसमें तो ओबीसी कोई नहीं है। लेकिन हो सकता है मान लीजिए अगली बार कोई एमएलसी की सीट आए उसमें कई ओबीसी आ जाएं, कई दलित महिला आ जाएं। लेकिन जहां नहीं है, जैसे मुसलमान कैंडिडेट के नाम पर अभी जावेद अली खान ही है, जावेद अली खान आज भी राज्यसभा सदस्य हैं, तो बहुत बड़ा नैरेटिव अगर आप देखेंगे तो समाज है, पॉलिटिकल पार्टियों की आलोचना तो होती है, बीजेपी की आलोचना करने थोड़ी कोई जाएगा, वो लड़ेगा भी तो सपा, आरजेडी और कांग्रेस, इनसे हम शिकायत करते हैं। बीजेपी के यहाँ शिकायत विकायत नहीं होती, जिसका मन किया किया, नहीं किया नहीं किया। तो इस पीडीए में मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अखिलेश यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी अगली बार जरूर इसका ख्याल रखेगी, सांसद के टिकट में भी ख्याल रखी है, आगे भी रखेगी। लेकिन अगर इस लड़ाई को इस तरह से लड़ा जाए कि इसका फायदा बीजेपी को हो जाए तो मुझे इससे थोड़ा सा डर लगेगा कि नीतीश कुमार वाला हाल ना हो जाए, जयंत चौधरी वाला हाल ना हो जाए। आप लड़ रहे थे इनसे, मतलब घर का आदमी हमारे ठीक नहीं है तो घर के आदमी से लड़ना छोड़ के हमने पराये का घर बना लिया, जो हमारा दुश्मन है, जो जमीन हड़पना चाह रहा है, जो हक मारना चाह रहा है। ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद लोग पूछेंगे ना कि जब सबसे कठिन चुनाव था
तो कौन कहाँ खड़ा था। उसकी नाराजगी हो सकती है, दो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव से जयंत चौधरी की खूब नाराजगी हो सकती है, टिकट वितरण का झगड़ा हो सकता है, पल्लवी पटेल का हो सकता है, स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात से नाराज हो सकते हैं, इसका पूरा हक उनके पास है। लेकिन जब पार्टी बैठती होगी, तो मैं तो खैर पार्टी के बाहर का आदमी हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन नाराजगियों के लिए लोकतंत्र में जगह है। लेकिन अगर ये नाराजगियां कहीं से भी बीजेपी के फेवर में जाएंगी तो मैं इन नाराजगियों को भी संदेह की नजर से देखूंगा कि कहीं तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार वाला हाल ना हो जाए। भाई दो मुख्यमंत्री हैं ना इस देश में, एक जेल गया और एक एनडीए में चला गया, तो इतिहास पढ़ा जाएगा तो दोनों सामने खड़े होंगे। ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव लड़ रहा है और जयंत चौधरी कहाँ चले गए। तो वो पल्लवी पटेल हैं, वो बड़ी नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, उनके राजनीति पर आप 1 इंच भी सवाल नहीं उठा सकते, उनके विचार पर नहीं उठा सकते। पार्टी के भीतर उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। अच्छा होता कि ये चीजें किसी और रास्ते बैठ करके अखिलेश यादव जी खुद आकर के कहते, जैसे उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई आगे एमएलसी सीटें हैं, फिर राज्यसभा की आएंगी, फिर एमएलसी आएंगे, हम सबको अकोमोडेट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो बीजेपी सबको लूट ले जाएगी। तो देश के सामने ये 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे आज, जिसका जिक्र आज हमने बातचीत पे किया है। ये सियासत बदलती रहेगी, वैचारिक तौर पर कौन कहां खड़ा है ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्या समय के साथ साथ विचार भी लोगों के बदलेंगे या किसी डर के आसरे इन विचारों के साथ समझौता होगा। बहरहाल बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए ताकि इस तरह की और भी बातचीत आप तक पहुंच सके।